हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। चलिए, तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे ये फिजिक्स लेक्चर में। आइए, तो आज देखने वाले हैं केस नंबर 3, पाथ ऑफ मूविंग चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। उसके दो केस तो हमने देख लिए। केस नंबर 1 था स्ट्रेट लाइन वाला पाथ कब फॉलो करता है, जब आप किसी मूविंग चार्ज को वेलोसिटी प्रोवाइड करो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तब जो भी पाथ वो फॉलो करता है वो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बन जाता है। यानी कि हम तब जो वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं उसको हम पैरेलल वेलोसिटी से बोल सकते हैं। द वेलोसिटी विच इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू दी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, फिर दूसरा केस देखा था कि अगर मैं किसी चार्ज को किसी मैग्नेटिक फील्ड के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर यहां पे एंटर करवाऊं या फिर परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करूं तो वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा, वो एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा। तो तब जब हमने वो वेलोसिटी प्रोवाइड की थी उसको मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी से डिनोट करूंगा। ठीक है, तो हमने ये दोनों पाथ को देखा था, हमने दो केस देख लिए थे। आज हम केस नंबर 3 की चर्चा करने वाले हैं। तो केस नंबर 3 क्या बनेगा कि सोचो अगर मैं ना तो उसको 0 डिग्री पे ना तो उसको 90 डिग्री पे, बट 0 और 90 के बीच के कोई एक एंगल पे अगर मैं उसको एंटर करवाऊं तो उसका पाथ क्या बनेगा। मतलब कि ऐसी वेलोसिटी के जो खुद दो कंपोनेंट देने वाली है। ठीक है, तो उसके साथ दो कंपोनेंट दो वेलोसिटी को लेके वो जो चार्ज होगा वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा वो यहां पे देखने वाले हैं। दैट इज द केस नंबर 3। जैसे कि मैं बोलूं कि अगर किसी चार्ज को नहीं, किसी मास को अगर मैं एक ही एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा तो उसकी होगी मोशन इन 1D, मतलब कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अगर मैंने उसको वाई डायरेक्शन में फेंका तो क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, फिर वापस फ्री फॉल करके नीचे। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि सोचो कि मैंने उसको एंगल पे वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा। अगर मैंने इसको एंगल पे वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा, क्योंकि एंगल पे वेलोसिटी उसने दो कंपोनेंट दिए, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट। तो ये जो वाई कंपोनेंट है वो क्या करवा रहा है, ऊपर लेके जाएगा, नीचे लेके आएगा, और एक्स कंपोनेंट सीधा लेके जाएगा। यस और नो। अगर आप दोनों को जोड़ोगे तो आपको कंबाइंड मोशन कैसी दिखेगी, तो ऐसी प्रोजेक्टाइल मोशन दिखेगी, जिसको हमने बोला था मोशन इन 2D, जिसको हमने बोला था मोशन इन 2D। तो कहीं ना कहीं जब दोनों वेलोसिटी साथ में आ जाती है तब कहीं ना कहीं वो जो पार्टिकल है जिसके पास m मास है वो पार्टिकल कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन करता है। यस और नो। और इसका पाथ जो भी बनता है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, तो ये पैराबोला जैसा कुछ पाथ बनाएगा और इसी पाथ को फॉलो करेगा अपनी मोशन में। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी ऐसा ही होगा, क्योंकि हमने अब तक जो दो केस देखे ना वो दोनों केस में वेलोसिटी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन में फिक्स थी, या तो वो इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी या फिर अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थी, या तो वो उसके परपेंडिकुलर थी। लेकिन जैसे ही अगर मैं ना तो परपेंडिकुलर ना तो पैरेलल, मैं किसी बीच का एंगल यहां पे पसंद कर लूं तो उसके दो कंपोनेंट आएंगे, तो कहीं ना कहीं यहां पे दोनों कंपोनेंट पिक्चर में आएंगे। तो होगा क्या पता है, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी हमें कौन सा पाथ देती है, सर्कुलर। देखते जाओ, ये सर्कुलर पाथ देती है। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, पूरा परफेक्ट सर्कल बनाएगी। अगर मैं परपेंडिकुलर वेलोसिटी प्रोवाइड करूं तो ठीक है, तो ये पूरा सर्कल बनाएगी, पूरा सर्कल बनाएगी। अभी सोचो कि एक ये पूरा सर्कल बना रही है परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से, वो पूरा एक सर्कल कंप्लीट बना रही है, और कहीं ना कहीं आपने धीरे से उसको ये वाली डायरेक्शन में भी वेलोसिटी देना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब होगा क्या, क्या ये परफेक्ट सर्कल बनेगा? जी नहीं, जहां से स्टार्ट किया था ना वहां पे वापिस नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा ना आगे। धीरे 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 सोचो ना, ये आगे ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी क्या कर रही है, उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको एक पूरा सर्कल में घुमा रही है। यस और नो। और साथ में आप क्या कर रहे हो, ये डायरेक्शन में आप हल्की सी वेलोसिटी देना स्टार्ट करते हो। मान लो कि मैंने उसको ये वाली डायरेक्शन में भी वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, तो अभी होगा क्या, उस बंदे ने ना, उस चार्ज ने ना, ये पूरा सर्कल बनाने के लिए उसने अपनी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसका काम क्या है, उसको सर्कल में घुमाना। यस और नो। अरे यार, ये जो दोनों केस देखे उससे आपको समझ में क्या आता है, आपको यही समझ में आ सकता है कि केस नंबर 1 में अगर सिर्फ आप ये डायरेक्शन के, मतलब कि अलोंग द फील्ड डायरेक्शन में अगर आप उसको वेलोसिटी प्रोवाइड करोगे तो उसका पाथ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो अगर उसके पास सिर्फ अलोंग द फील्ड वाली वेलोसिटी या फिर अपोजिट टू द फील्ड वाली वेलोसिटी है तो वो सीधा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा। लेकिन अगर अगर आप उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो अभी कौन सा पाथ फॉलो करेगा, सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। यस और नो, यस और नो। लेकिन यहां पे क्या करने वाले हो, ना तो आप उसको परपेंडिकुलर वेलोसिटी देते हो, ना तो आप उसको स्ट्रेट लाइन वाली, मतलब कि अलोंग द फील्ड वेलोसिटी दे रहे हो।
तो यहां पे होगा क्या, यहां पे होगा ये कि उसके पास, क्योंकि एंगल पे वेलोसिटी देने वाले, तो कहीं ना कहीं उसके पास अलोंग दी फील्ड वाली भी एक वेलोसिटी आएगी और परपेंडिकुलर वाली भी एक वेलोसिटी, तो दोनों वेलोसिटी यहां पे हो जाएगी। तो ये परपेंडिकुलर वाली जो वेलोसिटी होगी वो तो उसको सर्कल में घुमाना चाहेगी, लेकिन क्योंकि साथ में एक ये वाली डायरेक्शन की भी वेलोसिटी है, तो होगा क्या, होगा ये कि भाई ध्यान से देखना, पार्टिकल ने यहां से मोशन तो स्टार्ट कर दी, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी है, इसके लिए वो सर्कल में घूमना चाहता है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको सर्कल में घुमाना चाहती है, लेकिन क्योंकि साथ में उसके पास एक्स डायरेक्शन वाली अलोंग दी फील्ड भी वेलोसिटी है जो उसको स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन यहां पे तो दोनों है, तो रिजल्टेंट तो दोनों की वजह से आता है ना। यहां पे अगर आप देखोगे, सिर्फ इसको नहीं देखोगे, इसको देखो तो आपको सीधा जाता दिखेगा, अगर इसको नहीं देखोगे, इसको देखो तो ऊपर से नीचे आता दिखेगा, लेकिन जब दोनों को साथ में देखो तो आपको क्या दिखेगा, नीचे से ऊपर भी जा रहा है और साथ में शिफ्ट भी हो रहा है ड्यू टू दिस एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी। तो कहीं ना कहीं उसका जो पाथ बनेगा ना वो पैराबोला जैसा दिखेगा, नीचे से ऊपर तो जा रहा है लेकिन साथ में शिफ्ट होते होते एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से शिफ्ट होते होते ऊपर जा रहा है, फिर वापस वहां से नीचे भी आ रहा है शिफ्ट होते होते। तो कहीं ना कहीं यहां पे भी ऐसा ही दिखेगा, परपेंडिकुलर वैसे उसको सर्कल में घुमाना तो चाहती है, यस और नो, और वो सर्कल में घूमना भी चाहता है, लेकिन क्योंकि उसके पास ये डायरेक्शन की वेलोसिटी है, तो कहीं ना कहीं जहां से स्टार्ट किया था ना, वो जब सर्कल खत्म करेगा ना, तब वो कहीं ना कहीं ये वाले पॉइंट से यहां पे खत्म करेगा, मतलब कि यहां से स्टार्ट किया और यहां पे पहुंचा, स्टार्ट किया था यहां पे, पहुंचा यहां पे, फिर वही बात यहां से स्टार्ट किया, आगे पहुंचा, फिर वही बात यहां से पहुंचा, आगे पहुंचा, फिर यहां से सर्कल, मतलब कि कहीं ना कहीं वो एक हेलिकल जैसा पाथ बना रहा है, हेलिकल जैसा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको सर्कल में घुमा रही है और ये जो एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी वो उसको शिफ्ट भी कर रही है, साथ में सर्कल में घुमा तो रही है, साथ में शिफ्ट भी होता जा रहा है, थोड़ा 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 शिफ्ट होके ओके 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 आगे बढ़ता जाएगा। मतलब एक स्प्रिंग को आप देखो, स्प्रिंग में कैसे हेलिक्स बनते हैं, बस वही पाथ होगा यहां पे चार्ज का। कब, जब उसको दोनों वेलोसिटी दी जाए तब, ठीक है, दोनों वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए तब पूरा एक हेलिकल पाथ वो फॉलो करेगा, सर्कल भी बनाना चाहता है और साथ में शिफ्ट भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो पाथ क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा। आई बात समझ, दिख रहा है हेलिकल पाथ, क्लियर हुआ पॉइंट, क्लियर हुआ पॉइंट। क्यों ये दोनों की वजह से हेलिक्स बना, क्योंकि उसके पास दोनों वेलोसिटी है, इट इज हैविंग बोथ दी वेलोसिटी। कैसे, आओ देखते हैं, कैसे देखते हैं, ठीक है। क्या ये समझ में आया कि हेलिक्स क्यों बना, हेलिकल पाथ क्यों बना? आप खुद ही सोचो ना, किसी को ऐसे सर्कल में घुमाते रहते हो, घुम रहा है, सडनली आपने क्या किया, उसको ये डायरेक्शन में भी वेलोसिटी देना स्टार्ट कर दिया, तो पहले ना ये परफेक्ट सर्कल में घूम रहा था, अभी क्या किया आपने, धीरे से उसको ये वाली डायरेक्शन में भी वेलोसिटी देना स्टार्ट कर, जब से स्टार्ट किया तब से वो सर्कल में तो घूमना चाहता है, लेकिन क्योंकि ये डायरेक्शन की वेलोसिटी इसको क्या करे, इसको ये एस डायरेक्शन में भी उसको ट्रांजिट करवा रही है, उसको ड्रिफ्ट करवा रही है, सुनो, तो उसकी वजह से जहां से अभी स्टार्ट करेगा ना, सर्कल जब कंप्लीट करेगा तब यहां से स्टार्ट किया था, यहां पे पहुंचा, फिर वही बात आगे पहुंचा, फिर वही बात, फिर वही बात, तो कहीं ना कहीं यही ये हेलिक्स में आगे बढ़ता आपको नजर आएगा, मतलब कि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी उसको एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करवाती जाएगी और ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसको क्या करवाती जाएगी, सर्कल में घुमाती जाएगी। दोनों को जब जोड़ोगे ना तब आपको ये हेलिकल पाथ नजर आएगा, हेलिकल पाथ, ये सुनो है कि नहीं। तो ये कब होता है, जब किसी चार्ज पार्टिकल के पास दोनों वेलोसिटी आ जाए, और क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर कंपोनेंट है तो आपको दो अलग वेलोसिटी देने की जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी प्रोवाइड करो, लेकिन उसको एंगल पे प्रोवाइड कर दो, बात खत्म। क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एंगल पे आएगी तो उसके दो कंपोनेंट निकलेंगे, एक होगा एक्स कंपोनेंट, दूसरा होगा वाई कंपोनेंट, तो कहीं ना कहीं यहां से अपने आप उसके पास दोनों वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से उसका जो पाथ बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, हेलिकल हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई बात हेलिक्स की, कि हेलिकल पाथ कब फॉलो करता है, जब आप उसको 0 से लेकर 90 के बीच का कोई भी एक एंगल, 0 और 90 नहीं लेना है, 0 डिग्री पे तो स्ट्रेट लाइन वाला पाथ बनता है, 90 डिग्री पे वो सर्कल, परफेक्ट सर्कल बनता है, 0 और 90 के बीच का कोई भी एक एंगल पकड़ लो और आप उसको वेलोसिटी दे दो, तो कहीं ना कहीं उसकी जो मोशन होगी ना वो हेलिकल पाथ के ऊपर हो जाएगी, क्योंकि उसके पास दोनों वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी जो इसको सीधा स्ट्रेट लाइन को फॉलो करवाना चाहती है और एक वेलोसिटी जो उसको सर्कल में घुमाना चाहती है। जब आप सर्कल में घुमा रहे हो साथ में स्ट्रेट लाइन भी फॉलो करवाते हो तो आपका जो पाथ बनेगा ना वो हेलिकल बनता जाएगा। वही बात क्लियर, यस और नो? चलिए तो अभी उसको अच्छे से समझते हैं। तो बच्चों उसके लिए ना मैं एक काम करता हूं, यहां पे एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूं। मान लो कि ये एक एक्सिस है, सो दिस इज द एक्स एक्सिस,
दिस इज द वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है। अभी मैं यहां से सोचो कि मैं किसी चार्ज को, अच्छा उससे पहले ना मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी अज्यूम कर लेते, क्योंकि हमने मान लिया कि यहां पे जो फील्ड है ना वो यूनिफॉर्म फील्ड है। देखो हमारे सिलेबस में ना यूनिफॉर्म फील्ड के रिलेटेड ही ये तीनों केसेस है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे वेरिएबल फील्ड की बात ही नहीं की गई है, यहाँ पे सिर्फ हमें कॉन्स्टेंट यूनिफॉर्म फील्ड की बात करनी है। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। तो जितने भी पाथ हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं ना, वो सारे पाथ जो भी है वो यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर बन रहे हैं, ये सुनो, वेरिएबल फील्ड के अंदर नहीं, समझ रहे हो। चलिए तो यहां पे मान लो कि x डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना वो x डायरेक्शन में, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म फील्ड है इसलिए मैं इसको पैरेलल लाइन से शो कर रहा हूं। ये फील्ड लंबा यहां तक खींच लेता हूं, यहां तक खींच लेते हैं इसको, ठीक है, ये लाइंस को, क्योंकि फील्ड लाइंस ही तो क्या बताती है, प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर फील्ड बताती है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म है, पैरेलल लाइन से शो क्या है, मैग्नीट्यूड उसका कांस्टेंट है, उसी को यूनिफॉर्म फील्ड बोलते हैं, ठीक है। चलिए, और मैंने क्या किया, यहां से मैंने किसी चार्ज को, क्योंकि ये फील्ड है ना, फील्ड से मान लो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से ये वाली लाइन से, क्योंकि इसके एग्जैक्टली बराबर है, तो यहां से एंगल आपको समझ में आएगा। तो मैं किसी एक चार्ज को, लेट्स से इट इज प्लस क्यू चार्ज, तो मैं किसी एक प्लस क्यू चार्ज को क्या कर रहा हूं, यहां से, यहां पे मैंने प्लस क्यू चार्ज को यहां पे प्लेस किया है, और मैं यहां से इसको पर्टिकुलर थीटा एंगल पे, कितने एंगल पे, थीटा एंगल पे उसको इनिशियल वेलोसिटी वीओ दे रहा हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये जो वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड की ना, इट इज मेकिंग द एंगल थीटा विथ रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने ना थीटा एंगल बनाया है, किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। और ऐसे मैंने इसको एंटर करवाया, फिर इसको ये डायरेक्शन में थीटा एंगल पे, मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे मैंने इसको वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अभी क्योंकि वेलोसिटी इज ए वेक्टर कंपोनेंट, सो ऑटोमेटिकली बिकॉज इट इज वेक्टर, it is at the angle, so definitely it will provide you two components, one with respect to x axis, one with respect to y axis। तो कहीं ना कहीं इसने मुझे दो कंपोनेंट दे दिए, उसने मुझे x डायरेक्शन में एक कंपोनेंट दिया जिसको मैंने बोला vo cos थीटा, इसको मैं क्या बोलूंगा, vo cos थीटा, लेकिन वेट, मैं इसको लिखूंगा v पैरेलल कंपोनेंट। ये कौन सा वाला कंपोनेंट है, पैरेलल टू द फील्ड। देखो ना, ये वाली जो वेलोसिटी आप लगाओगे, इसका जो एक कंपोनेंट आएगा vo cos थीटा, वो कंपोनेंट एक्चुअली इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और कहीं ना कहीं इन दी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मतलब कि हम इसको पैरेलल वाला केस मान सकते हैं, केस नंबर 1 जो स्ट्रेट लाइन को फॉलो करवाता है कि नहीं। तो मैं यहां पे इसको क्या लिखूंगा, पैरेलल। ये जो कि ना, इसको मैं vx नहीं लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, v पैरेलल। अब लिखना चाहो तो vx लिख सकते हो, क्योंकि हमने यहां पे एक्सिस को अज्यूम किया है, ठीक है। तो आप इसको vx भी बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको क्लैरिटी आए उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, पैरेलल, ठीक है। तो ये पैरेलल कंपोनेंट कितना लिखूं मैं इसको, vo cos थीटा। प्लीज अभी मुझे ये मत पूछेगा कि सर ये कैसे vo cos थीटा हुआ, भाई ये वेक्टर में पढ़े होंगे आप, तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि मुझे ये आपको समझाने की जरूरत पड़ेगी। आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया है, ठीक है। और एक कंपोनेंट आएगा जो y डायरेक्शन में आएगा, जिसको हम परपेंडिकुलर, क्योंकि देखो ना, ये जो कंपोनेंट आया y डायरेक्शन वाला, वो तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है ना, तो इसको मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट बोलूं, और इसको मैं क्या लिखूं, ये होगा v0 sin थीटा, है कि नहीं। इसको मैं लिखूंगा v0 sin थीटा। तो कहीं ना कहीं जैसे ही आप इसको, आप किसी एंगल पे, ना तो 0 ना तो 90, बट 0 90 के बीच के कोई एक एंगल पे अगर आप इसको एंटर करवाते हो या फिर वेलोसिटी प्रोवाइड करते हो इन दी प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो डेफिनेटली यहां पे उसके पास दोनों वेलोसिटी आ जाएगी, एक एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी जिसको हम बोलेंगे अलोंग द फील्ड वेलोसिटी, या फिर पैरेलल वेलोसिटी। ये वेलोसिटी क्या चाहती है, ये वेलोसिटी की चाहत क्या होगी, ये वेलोसिटी चाहती है कि भाई ये जो चार्ज पार्टिकल है ना, वो स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े, है कि नहीं, है कि नहीं। अगर ये अकेली होती तो क्या होता, मान लो कि ये कोई भी नहीं है, सिर्फ यही वेलोसिटी है, तो क्या होता, ये चार्ज पार्टिकल ये सीधा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ता, क्योंकि आपको पता है कि जब भी एंगल, ये एंगल, ये एक्स डायरेक्शन वाला कंपोनेंट है ना, पैरेलल कंपोनेंट जब भी आता है तो एंगल 0 डिग्री बनता है। देखो ना, ये एक्स कंपोनेंट वाला, ये जो v पैरेलल वेलोसिटी है, उसने मैग्नेटिक फील्ड से कितना एंगल बनाया, 0 डिग्री। तो कहीं ना कहीं तब तो इसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगने वाला है कि नहीं।
उसके ऊपर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। यस और नो? तो कहीं ना कहीं ये वेलोसिटी जो भी है वो इस चार्ज पार्टिकल को स्ट्रेट लाइन में फॉलो करवाना चाहती है। इसकी चाहत क्या है? ये स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़े। यस और नो? और साथ में क्योंकि यहां पे एक और कंपोनेंट भी प्रेजेंट है, दैट इज द परपेंडिकुलर वेलोसिटी। तो इसकी चाहत क्या है? ये चाहती है कि नहीं, ये चार्ज पार्टिकल क्या करे? सर्कल में घूमे। इसकी चाहत क्या होगी? देखो ना, ये और फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स कहां पे लग रहा है? यहां पे। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे फोर्स कहां पे लगता जाएगा? देखो, तो ये तो सर्कल में उसको घुमाना चाहती है। तो इसकी चाहत है कि ये पार्टिकल सर्कल में घूमे, और इसकी चाहत है कि नहीं, पार्टिकल सीधा आगे बढ़े। क्योंकि दोनों प्रेजेंट है तो दोनों की चाहत, ये तो एक बड़ा सा डायलॉग हो गया छोड़ो यार। ये दोनों की चाहत जो भी है, दोनों को जोड़ोगे तो यार ये सर्कल में भी घूमेगा, साथ में आगे भी बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसका पाथ जो बनेगा ना, वो हेलिकल बनता जाएगा, हेलिकल बनता जाएगा, और हेलिकल पाथ को फॉलो करते आगे बढ़ता जाएगा। ये आगे बढ़ाना चाहती है, ये उसको सर्कल में घुमाना चाहती है। यस और नो? तो दोनों को जब जोड़ दोगे ना, तो यहां पे इसका पाथ कैसा बनेगा पता है? इसका पाथ ऐसा बनेगा। ये बड़ा हो गया, एग्जैक्टली उतना ही होगा। ठीक है, समझ रहे हो? सो ऐसा पाथ बनता जाएगा। क्लियर हुआ? ऐसा पाथ बनता जाएगा। इसको बोला जाता है हेलिकल पाथ। आई बात समझ में? आई बात समझ में? मतलब कि अगर मैं यहां से समझाऊं, तो ये जो वेलोसिटी उसको सर्कल में घुमाना चाहती है, तो ये ऐसे टिंग 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 टिंग, बाहर से, यहां से बाहर निकला, वापस अंदर गया, बाहर निकला, वापस अंदर गया, बाहर वापस अंदर, ऐसे 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 उसको घुमाती आगे ले जा रहे। क्योंकि दोनों वेलोसिटी प्रेजेंट है ना, तो कहीं ना कहीं इसका जो पाथ बनेगा ना, वो कहीं ना कहीं ऐसा हेलिकल बनता नजर आएगा आपको। ठीक है, ऐसा हेलिकल बनता नजर आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है, बाहर आया, वापिस अंदर, फिर बाहर आया, वापिस अंदर, फिर बाहर। क्योंकि ये सर्कल पूरा कंप्लीट करना चाहती है ये वेलोसिटी। इसकी चाहत क्या है? कि ये पूरे सर्कल में उसको घुमाए। लेकिन इसकी चाहत क्या है? ये पैरेलल कंपोनेंट की, कि वो इसको सीधा लेके जाए। यस और नो? दोनों को जोड़ोगे तो क्या दोनों की इफेक्ट आएगी कि नहीं आएगी? दोनों की इफेक्ट आनी है। ठीक है, ये सर्कल में घुमाना चाहती, ये सीधा ले जाना चाहती। दोनों को जब जोड़ दिए तो इसको क्या दिखा? सर्कल तो घूम रही है, लेकिन जहां से स्टार्ट किया था ना, वहां पे एंड नहीं किया, क्योंकि वो थोड़ी ड्रिफ्ट होती जाएगी अपने मार्ग में, एक्स डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होती जाएगी। तो यहां से स्टार्ट किया, पहुंची यहां पे, जब सर्कल कंप्लीट हुआ, फिर यहां से स्टार्ट किया, पहुंची आगे, यहां से स्टार्ट किया आगे। तो कहीं ना कहीं ये आगे की डायरेक्शन में निकलती जाएगी। और आपने ये सोचा है कि ये कहीं ना कहीं ये पाथ ना आप स्प्रिंग में देख सकते हो। स्प्रिंग का जो भी पाथ होता है ना, स्प्रिंग को देखते जाओ, रोटेशन, वो होगा हेलिकल पाथ, वो होगा हेलिकल पाथ। क्लियर हुआ? तो जब भी आप किसी एंगल पे किसी चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में, एंगल मतलब सर 0 डिग्री भी तो एक एंगल है ना, 90 डिग्री भी तो एक एंगल है भाई, वो दोनों को छोड़ दो। 0 एंड 90 को छोड़ के 0 और 90 के बीच का कोई एंगल पकड़ लो, तो वो एंगल पे वो जो चार्ज का पाथ होगा ना, दैट विल बी दी हेलिकल पाथ। ठीक है, ये एक हेलिकल पाथ बनाएगा। क्लियर हुआ? क्योंकि दोनों वेलोसिटी आप समझ सकते हो, इट इज अंडरस्टैंडेबल। ये बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो क्यों ये पाथ बनता गया, क्यों ये पाथ बनता गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना पॉइंट? ठीक है, चलिए, तो यहां पे अगेन वापस वही स्टोरी रिपीट। यहां पे ना वही रेडियस कितनी, टाइम पीरियड कितना, क्योंकि कहीं ना कहीं यहां पे भी तो सर्कल बन रहा है ना। सर्कल तो बनेगा, लेकिन परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, क्योंकि जहां से स्टार्ट किया वहां तक तो नहीं पहुंचेगा। लेकिन मान लो कि यहां से स्टार्ट किया, देखो ध्यान से देखो, मान लो ये सर्कल नहीं बना, पूरा सर्कल नहीं बना, लेकिन एटलीस्ट इतना तो बोल सकते हैं ना। तो कहीं ना कहीं इसको आप इतना कंबाइन कर लो, तो कहीं ना कहीं ये इसकी रेडियस तो निकाल सकते हैं ना इतनी। परफेक्ट सर्कल नहीं बना, लेकिन कहीं ना कहीं यहां से स्टार्ट किया, इसके नजदीक में खत्म हुआ, तो कहीं ना कहीं उसको आप परफेक्ट सर्कल नहीं बोल सकते, लेकिन एटलीस्ट सर्कल के साथ तो कंपेयर कर सकते हो ना। जब भी आप उस किसी स्प्रिंग को देखो, बड़ी स्प्रिंग को देखो, यहां से देखोगे ऐसे, ठीक है, उसका ऐसे है, हेलिक्स है, तो ऐसे देखोगे तो आपको एक सर्कल ही नजर आएगा। तो मुझे वो वाले सर्कल का, क्योंकि ये तो परफेक्ट सर्कल है, स्प्रिंग में अगर देखा होगा, तो स्प्रिंग को अगर ध्यान से देखा होगा, इसे खेलने वाली भी स्प्रिंग आती है ना, वो
इतनी लंबी सी येलो ग्रीन वगैरह कलर के ऐसे खेलते हैं बच्चे, तो ऐसे स्प्रिंग को देखो, इसको पकड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, उसका परफेक्ट है शेप हेलिकल। लेकिन जैसे आप इसको पकड़ोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो सर्कल तो दिखेगा ही दिखेगा ना। तो मुझे अगर वो सर्कल की रेडियस निकालनी है तो मैं कैसे निकालूं? यहां पे दो ही चीज निकाल, और एक है पीच, जिसको बोला जाता है पीच, ठीक है। और पीच क्या है उसके ऊपर बाद में आते हैं, लेकिन वहां पे पहले रेडियस निकाल लेते हैं एंड टाइम पीरियड, जो हमने इसके आगे वाले केस में निकाला था ना, केस नंबर 2 में है, ये हमारा केस नंबर 3 है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, ये हमारा केस नंबर 3 है, ठीक है। तो केस नंबर 3 है। केस नंबर 2 में हमने देखा था कि वहां पे ये एक पूरा जो सर्कल बनता है उसका रेडियस कितना होता है, और यहां पे भी वही चीज यहां पे देखने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेलिकल शेप में भी अगर आप हेलिकल शेप एक लंबा सा ऐसे उसने पाथ बनाया, लंबे तक जा रहा है, ठीक है, लंबे तक जा रहा है, उसको आप ध्यान से पीछे से देखोगे ना तो आपको सर्कल नजर आएगा, उसका पाथ, ठीक है, सर्कल नजर आएगा। मान लो कि मैंने इसके ऊपर स्प्रिंग को वाइंड किया, या फिर मैं किसी स्प्रिंग को ही बोल देते, स्प्रिंग को ऐसे वाइंड करता जाता हूं। फिर जब मैं इसको देखूंगा, क्योंकि आपको यहां से, क्योंकि मैंने यहां पे वाउंड किया है ना, तो यहां से मुझे आपको नजर आएगा, मुझे भी नजर आएगा वो हेलिकल शेप। लेकिन जैसे ही मैंने इसको यहां से देखा, या फिर मैं आपके लिए ये पेन को ऐसे कर दूं, तो आपको तो सर्कल ही नजर आएगा ना, स्प्रिंग का सर्कल ही नजर आएगा। तो मुझे वो सर्कल जो बन रहा है ना, उसका रेडियस निकालना है, समझ रहे हो, उसका रेडियस निकालना है। वो रेडियस कितना होगा, पहले तो वो निकालना चाहते हैं। फिर दूसरी चीज, क्योंकि मुझे वो सर्कल दिखा ना कहीं इसने यहां से स्टार्ट किया और यहां पे खत्म है, भले जहां से स्टार्ट किया वहां पे सर्कल खत्म नहीं हुआ, वहां से थोड़ी दूर सर्कल खत्म हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे लिए तो वो एक रोटेशन के बराबर ही होगा ना, मतलब कि एक पूरा सर्कल घुमा वही तो होगा, या सुनो, तो यहां पे एक रोटेशन या फिर एक टर्न कंप्लीट, टर्न, ठीक है, एक टर्न कंप्लीट करने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा, जो वहां पे टाइम पीरियड निकलते पूरा सर्कल कंप्लीट करने में, ठीक है, वैसा ही टाइम पीरियड मुझे यहां पे भी निकालना है। तो मुझे यहां पे दो चीजें निकालनी है। उसके बाद तीसरी चीज जो भी आती है वो है पिच, उसको भी देखते हैं कि पिच है क्या, ठीक है, उसको भी समझेंगे। तो पहले मैं निकालना चाहता हूं रेडियस। आपको समझ में आएगा कि कौन सी रेडियस की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली रेडियस की, जो हेलिकल पाथ बन रहा है उसका सर्कल जो आपको शेप दिखेगा उसकी रेडियस कितनी होगी, वो पहले तो मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है। चलिए, तो पहले तो वो रेडियस निकाल लेते हैं। अभी वो रेडियस क्या बनेगी, आइए रेडियस का फॉर्मूला वगैरह यहां पे कैलकुलेट करते हैं। तो मेरे लिए अगर मैं यहां पे शो करूं तो वो रेडियस क्या होगी, यहां से अगर ध्यान से देखोगे, मान लो कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है, एक्चुअल में यहां से मुझे इतना डिस्टेंस वो रेडियस के बराबर है, ऐसा मैं बोल सकता हूं। अगर मैंने इतना सर्कल यूनिफॉर्म समझ लो, इतना यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो मुझे ये आर रेडियस निकालनी है। तो बच्चों आर रेडियस में कैसे निकालूं, पहले तो रेडियस का फॉर्मूला वगैरह कैसे लगाएंगे, वही वाला हमारा वो फॉर्मूला, कैसे हम ये सर्कल की रेडियस पता लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्कल बना किसकी वजह से, ये सर्कल बना किसकी वजह से, कौन से फोर्स की वजह से, मैग्नेटिक फोर्स। कौन सा कंपोनेंट मैग्नेटिक फोर्स दे रहा है जिसकी वजह से सर्कल बना, तो किसकी चाहत है ये सर्कल पाथ बनाने की, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की, ठीक है, पैरेलल की नहीं, परपेंडिकुलर की। पैरेलल में तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये वेलोसिटी की वजह से ये सर्कल बन रहा है, ऐसा नहीं है। हाँ, हेलिकल पाथ बनाने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान है, ये हम मान सकते हैं। लेकिन ये सर्कल बनाने में किसका सबसे बड़ा हाथ है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो चाहती है कि भाई इसका, ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी की तो चाहत थी कि भाई इसका पाथ जो बने वो सर्कल बने। अगर ये अकेली होती तो आपको परफेक्टली एक सर्कल ही दिखता और उसी के ऊपर वो घूमता रहता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक दिस सर्कुलर पाथ, ये सर्कल, ठीक है। और हमें पता है कि वो सारी चीजें हम इसके आगे वाले केस में देख चुके हैं, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, ठीक है। और क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन में हमने थंब और हमारी फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को पॉइंट किया, तो हमारी जो ये पाम थी वो हमें किसकी डायरेक्शन देती है, मैग्नेटिक फोर्स की। और कहीं ना कहीं ये सर्कल बनता है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, मैग्नेटिक फोर्स। और वो मैग्नेटिक फोर्स कहां पे लगता है, एक वर्चुअल सेंटर मान लो उसकी डायरेक्शन में, जो हमारे लिए सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। हमने आगे वाले लेक्चर में सारी चीजें डिस्कस कर ली है। तो मैं यहां पे डायरेक्टली लिखूंगा कि वही मैग्नेटिक फोर्स हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वही मैग्नेटिक फोर्स हमारे लिए क्या है, सोचो बच्चों, वही सेंट्रीपिटल फोर्स है, ठीक है। या फिर मैं ऐसा लिखूंगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है।
और वो मैग्नेटिक फोर्स मतलब कौन से कंपोनेंट की वजह से ये सर्कल बना, तो ये परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। पैरेलल पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, या सुनो पैरेलल कंपोनेंट पे तो कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। और हमने ये एंगल कितना लिया है, थीटा के बराबर। तो कहीं ना कहीं मैं ये मैग्नेटिक फोर्स कितना लिखूं, क्यू वी बी साइन थीटा, यस और नो, क्यू वी बी साइन थीटा, है कि नहीं? क्या मैं लिख सकता हूं ऐसे? बरोबर है। या फिर मैं आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूं कि इट इज नथिंग बट इक्वल टू, ध्यान से देखना मैं कैसे लिखता हूं इसको, इट इज नथिंग बट इक्वल टू क्यू इंटू बी इंटू वी परपेंडिकुलर। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला केस ही तो यहां पे लेने वाले हैं, यस और नो। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इसके लिए मैं फोर्स का फॉर्मूला क्या बनाऊं, क्यू वी वेक्टर, सॉरी वी परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। और क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर है ना, ये परपेंडिकुलर वाला मतलब कि ये वी परपेंडिकुलर वाला वेलोसिटी का इसकी वजह से लगने वाला फोर्स, ठीक है, ये होगा ये हमारा ये मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि इसकी वजह से तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा ना, वो तो जीरो है, पैरेलल कंपोनेंट है, तो एंगल कितना बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड से जीरो बनेगा। और कहीं ना कहीं क्योंकि परपेंडिकुलर है तो साइन 91 हो जाता है और बचा ये वी परपेंडिकुलर, तो इतना मैग्नीट्यूड आएगा। और क्योंकि ये वी परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड कितना है, v0 sin थीटा है, समझ रहे हो? मैंने ये जो लिखा है ना, ये साइन परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ठीक है, इसको मैं वीओ साइन थीटा नहीं लिखूं। मान लो कि मुझे नहीं पता है कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैं अगर इसको मैं वी परपेंडिकुलर लिखूं तो कहीं ना कहीं यहां पे इसके ऊपर ये ड्यू टू दिस परपेंडिकुलर वेलोसिटी लगने वाला जो फोर्स होता है वो कितना होता है, क्यू बी इंटू वी परपेंडिकुलर, यस और नो। अरे यार यहां पे ना आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे, सर क्या लिख रहे हो, ठीक है, एक बार वापस लिखता हूं मैं यहां पे आखिरी टाइम। तो ये हो जाता है वी परपेंडिकुलर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, सही है, ठीक है। अभी क्योंकि ये परपेंडिकुलर है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर ये वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में बीच में एंगल कितना है, तो एंगल है भाई 90 डिग्री। तो मैं इसको लिखूंगा Q इंटू वी परपेंडिकुलर इंटू बी इंटू साइन 90 डिग्री, सही है। अभी बच्चों साइन 90 कितना होता है, साइन 90 तो 1 हो गया, तो मतलब कि इसका मूल्य कितना निकला, इसका मूल्य निकला वी परपेंडिकुलर इंटू बी के बराबर, ठीक है। लेकिन मुझे यह समझ में आया कि भाई ये वी परपेंडिकुलर ये कंपोनेंट कितना लिख सकता हूं, क्योंकि वीओ मुझे प्रोवाइडेड है ना, तो वी परपेंडिकुलर में लिख सकता हूं वीओ साइन थीटा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहां पे वी परपेंडिकुलर की वैल्यू मैं यहां पे क्या प्लेस करूंगा, इट इज नथिंग बट क्यू इंटू बी इंटू वी परपेंडिकुलर का कंपोनेंट जो भी है वी परपेंडिकुलर, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, वीओ साइन थीटा के बराबर। तो ये साइन थीटा किसकी वजह से आया, ये कंपोनेंट की वजह से आया। बाकी जो यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट का जो साइन था ना, वो तो 1 हो चुका है, समझ रहे हो, वो तो 1 हो चुका है, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलो, लेकिन ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यही तो हमारे लिए ये खाली सर्कुलर। अभी इसको ही देखो ना, वाई कंपोनेंट को, परपेंडिकुलर कंपोनेंट को देखो, ठीक है, उसी की बात करें ना, इसकी बात नहीं करें, इसी की बात करें, तो उसके लिए जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा। और हमें पता है, हमने मान लिया कि इसका मास मान लो बच्चों m के बराबर है, तो कहीं ना कहीं ये सेंट्रीपिटल फोर्स को मैं क्या लिखूंगा, m इंटू ए सी। ये स्टोरी आपको सबको पता ही है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो चलो यहां पर मैं इसको लिखूंगा, इट इज नथिंग बट ए सी इज इक्वल्स टू Q इंटू बी इंटू, इसको मैं लिखूंगा V0 साइन थीटा डिवाइड बाय m, सही है, सही है, क्लियर है। अच्छा जरा नीचे जगह देख लेता हूं मैं, क्लियर है ना यहाँ पे, अच्छा इज इट विजिबल, ओके क्लियर है। चलो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, कौन सा कंपोनेंट, वी परपेंडिकुलर। नहीं समझ में आता तो पहले इसको वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर ऐसे लिखो, ठीक है, पहले ऐसे लिखो। हम किसकी बात करें, वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें, तो यहां पे सिर्फ वी नहीं लिखूंगा, वी परपेंडिकुलर लिखूंगा। एम तो हमने वहां पे भेज दिया ना, तो ये हो जाएगा वी परपेंडिकुलर का स्क्वायर डिवाइड बाय आर। हम किसकी बात कर रहे हैं, वी परपेंडिकुलर की, फिर उसका मैग्नीट्यूड यहां पे लिखेंगे जो है V0 साइन थीटा, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू Q इंटू बी इंटू V0 साइन थीटा डिवाइड बाय m, क्लियर है। चलो अभी परपेंडिकुलर का जो मैग्नीट्यूड है ना, उसको यहां पे प्लेस करते हैं, एक और लाइन आ जाएगी लेकिन मुझे लिख लेंगे यहां पे। तो ये हो जाएगा V0 साइन थीटा का होल स्क्वायर,
क्योंकि v परपेंडिकुलर का मैग्नीट्यूड क्या है यहां पे v0 sin थीटा, इट इज इक्वल्स टू q इंटू बी इंटू v0 sin थीटा डिवाइड बाय m। अभी बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे v0 sin थीटा, एक v0 sin थीटा तो यहां पे छम्मा छम्मा हो गया, तो एक v0 sin थीटा यहां पे छम्मा छम्मा हो गया। बचा क्या, इसको मैं यहां पे लिखता हूं, जो भी बचा ना उसको मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान से देखते जाए। तो यहां पे एक v0 sin थीटा बच जाएगा, डिवाइड बाय r, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहां पे qb डिवाइड बाय m। सही है, रेसिप्रोकल ले लो तो ये हो जाएगा r अपॉन v0 sin थीटा दैट इज इक्वल्स टू m अपॉन qb। ठीक है, तो यहां पे ये रेडियस कितनी आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी m v0 sin थीटा डिवाइड बाय qb के बराबर। सो दिस इज द रेडियस ऑफ दैट पर्टिकुलर हेलिकल पाथ। जो आपको ऐसे हेलिकल पाथ होगा, स्प्रिंग को आप यहां से देखो, यहां पे हेलिक्स है उसके, और आप यहां से देखो तो आपको एक सर्कल दिखेगा, उसकी रेडियस कितनी होगी यहां पे m v0 sin थीटा डिवाइड बाय qb के बराबर। कितना डिफरेंस है अगर आप ये फॉर्मूले को देखोगे तो, वो वाले आगे वाले फॉर्मूले से कंपेयर करो तो यहां पे वहां पे हमारे पास सीधी जो वेलोसिटी थी वो कौन सी थी, परपेंडिकुलर वाली ही थी। ठीक है, इसलिए हम यहां पे सिर्फ v लिखे थे, तो वो आया था mv अपॉन qb। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या है, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी vo sin थीटा है, तो हमें उसको vo sin थीटा लिखना पड़ेगा, उसकी जगह पे यहां पे vo sin थीटा है। इसका एंगल से एक कंपोनेंट है जो बनी हमारी परपेंडिकुलर वेलोसिटी। ठीक है, वहां पे एक ही वेलोसिटी थी, केस नंबर 2 में परपेंडिकुलर वाली सीधी एक ही वेलोसिटी थी, तो जो थी उसी को सीधा लिखे थे, तो बाकी कोई चेंजेस नहीं है, इतना ही चेंजेस है। क्लियर है, क्लियर है। तो ये हो गए रेडियस की बात। अभी मैं बोलूं कि उसको एक सर्कल या फिर एक टर्न कंप्लीट करने में या फिर एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया यहां पे पहुंचे, तो ये एक जो लूप है ना, इसको क्या बोलेंगे, एक लूप। तो ये एक लूप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, कंसीडर इट एज ए टाइम पीरियड कैपिटल टी। ठीक है, तो अगर हम इसको टाइम पीरियड कैपिटल टी मान ले तो उसको एक लूप कंप्लीट करने में कितना टाइम लगने वाला है आपको पता ही है, दैट इज टी इज नथिंग बट इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करेगा, क्योंकि अभी भी मैंने इसको क्या माना है, एक पूरा सर्कल ही माना है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 पाई r डिवाइड बाय वेलोसिटी। कौन सी वेलोसिटी, यस, डोंट फॉरगेट परपेंडिकुलर वेलोसिटी। नहीं समझ में आता तो लिखो, ये किसकी वजह से ये सर्कल बन रहा है, कौन कौन चाहता है, किसकी चाहत है कि ये सर्कल बने, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की चाहत है, यस और नो। तो कहीं ना कहीं यहां पे जो वेलोसिटी लिखेंगे वो कौन सी लिखेंगे, परपेंडिकुलर। एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी की तो अभी तक बात ही नहीं की है, पैरेलल वेलोसिटी की तो अभी चर्चा ही नहीं की है। ठीक है, अभी जो बात कर रहे हैं ना, ये सारे जो डेरिवेशन वगैरह लिख रहे हैं वो किसके वजह से है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, तो यहां पे भी वही सारी वैल्यू प्लेस करो, तो मैं यहां पे लिखूंगा इट इज 2 पाई, आर की वैल्यू क्या आई, m v0 sin थीटा, m इंटू v0 sin थीटा डिवाइड बाय qb। ठीक है, Q इंटू बी, उसके साथ एक और परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जिसका मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपको पता है v0 sin थीटा के बराबर। इसने इसको कैंसिल कर दिया, तो बच्चों यहां पे भी टाइम पीरियड आपको क्या मिला, 2 पाई m बटे Q इंटू बी। मतलब कि ये वाले केस में भी, हेलिकल मोशन में भी आपको उस चार्ज के द्वारा लगने वाला टाइम, एक लूप कंप्लीट करने में लगने वाला टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ही है। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी ही मिलेगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, यस और नो। तो टाइम पीरियड वापस वही, इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी है, रेडियस वापस वही, परपेंडिकुलर जो भी वेलोसिटी है इसके सीधे प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसको परपेंडिकुलर मानो। ठीक है, सारे जो भी फॉर्मूला है वहां पे v परपेंडिकुलर लिखो, फिर उसका मैग्नीट्यूड क्या है, v0 sin थीटा लिखो। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। तो ये हो गया टाइम पीरियड, ये हो गया रेडियस का बात। ठीक है, अभी एक लास्ट पॉइंट, क्योंकि अभी तक जो दोनों कंपोनेंट हमने निकाले इट इज रिलेटेड टू द परपेंडिकुलर वेलोसिटी, क्योंकि इसकी चाहत थी सर्कल में घुमाने की, यस और नो, इसकी चाहत थी इसलिए वो सर्कल में घुमा। ठीक है, और उसके लिए सर्कल जो बना उसकी रेडियस इतनी आएगी और एक लूप कंप्लीट, इसको ना पूरा सर्कल तो नहीं बोल सकता क्योंकि एक लूप बनेगी, ये एक लूप। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया यहां पे, तो इसको एक टर्न बोलो या फिर एक लूप बोल दो चलेगा। ठीक है, तो एक लूप कंप्लीट करने के लिए या फिर एक हेलिक्स कंप्लीट करने के लिए उसको लगने वाला टाइम दैट इज 2 पाई m अपॉन qb। ठीक है, अभी बात करते हैं ये पैरेलल की, इसको क्यों भूल जाए भाई, इसको भी ध्यान में रखते हैं। पैरेलल की चाहत क्या है, एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ाना, मतलब कि अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसको आगे बढ़ाना, यस और नो। जैसे कि वहां पे अगर मैं प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको रिकॉल करवाऊं तो एक होती है मैक्सिमम हाइट और एक होती है रेंज।
रेंज कौन प्रोवाइड करता है? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। और मैक्सिमम हाइट किसकी वजह से आती है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह से। प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से अज्यूम करो ना, आप ध्यान से अज्यूम करोगे तो अगर आप प्रोजेक्टाइल मोशन को ध्यान से अज्यूम करोगे तो आपको यह चीज समझ में आ जाएगी, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है, कि ये जो मैक्सिमम हाइट वाला जो फंडा है ना, वो किसकी वजह से आता है? तो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह। इसको एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से लेना देना नहीं है। वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी वही तो उसको मैक्सिमम हाइट अचीव करवा रही है। लेकिन अगर मैं पूछूं रेंज किसकी वजह से आ रही है, तो रेंज का जो फंडा है वो किसकी वजह से आता है? तो वो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी की वजह। ध्यान दो यहां पे ये वाले केस को भी उसके साथ कंपेयर करो। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि ये जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी होती है ना, वो कांस्टेंट होती है, और ये जो वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी वही एक्सीलरेशन वाली होती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वाई डायरेक्शन की एक्सीलरेशन वाली मोशन एज वेल एज एक्स डायरेक्शन की कांस्टेंट वेलोसिटी वाली मोशन। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, है कि नहीं? है कि नहीं? तो यहां पे भी तो ऐसा है, यहां पे एक्सीलरेशन वगैरह भूल जाओ, लेकिन इतना तो समझ सकते हो कि यहां पे भी एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो कहीं ना कहीं वाई डायरेक्शन से हमें क्या मिला? यहां पे सर्कुलर लूप मिली, या सुनो सर्कल मिला। और कहीं ना कहीं ये एक्स डायरेक्शन की वजह से हमें क्या मिल सकता है? एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट मिल सकता है कि नहीं? एक्स डायरेक्शन में भाई वो कितना चला, वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं एक्स डायरेक्शन वाली वेलोसिटी का यूज करके। बच्चों उसी को पिच बोला जाता है, उसी को पिच बोला जाता है, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये जो है ना इसको बोला जाता है पिच। इसको क्या बोला जाता है? पिच, ठीक है। ये दो पॉइंट, यहां पे एक पॉइंट में मार्क कर दूं और यहां पे एक पॉइंट में मार्क कर दूं, तो दोनों पॉइंट के बीच की जो एक्स डायरेक्शन वाली जो दूरी है ना, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस दैट इज द सेपरेशन बिटवीन दिस टू पॉइंट इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। इसको पिच बोला जाता है। तो पिच की अगर मैं डेफिनेशन आपको लिखना चाहूं ना, तो डेफिनेशन में कैसे लिख सकता हूं? बहुत ही सिंपल है। द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय any charge particle in one rotation is called the pitch। क्या बोला मैं? linear distance traveled by any charge particle in one rotation is called pitch, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल है, आप समझ सकते हो। फिर भी हम यहां पे लिख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि भाई पिच क्या है। पहले तो ये समझ में आ गया कि पिच जो भी निकालनी है वो एक एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस है, और वो निकलेगा किसकी वजह से? तो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी से। मतलब कि ये कौन सा डिस्टेंस है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड वाला, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वाला डिस्टेंस है। तो वो निकल किसकी वजह से सकता है? वो किसकी वजह से निकल सकता है? तो भाई वो निकालना भी बहुत ही सिंपल है। किसकी वजह से निकल सकता है? यहां पे उसको निकालने के लिए हमें ये पैरेलल वाली वेलोसिटी यूज करनी पड़ती है। सॉरी, वो बीच में कॉल आ रहा था इसलिए मुझे वहां पे डिस्कनेक्ट करना पड़ा, ठीक है। चलो, तो यहां पे पिच की बात करते। तो बच्चों पिच है क्या? क्या बोले हम? डेफिनेशन क्या बोले थे? द लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल, ट्रैवल्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल। एक सेकंड, सॉरी, आई एम सॉरी, यहां पे थोड़े डिस्टर्बेंस आ रहे हैं और बीच में बार बार कॉल आ रहा है, सॉरी फॉर दैट। चलो कंप्लीट करते हैं इसको, आई एम सॉरी फॉर दैट। लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी चार्ज पार्टिकल linear distance traveled by any charged particle in one rotation is called pitch, ठीक है। सो लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एनी चार्ज्ड पार्टिकल इन वन रोटेशन, यहां पे एक ऐड कर देते हैं लीनियर डिस्टेंस। वैसे तो आप समझ सकते हो कि लीनियर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। या फिर आप यहां पे एक और वर्ड लगा सकते हो,
इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी चार्ज पार्टिकल, यहां पे एक और ऐड कर देता हूं, इन दी, वैसे इसका मतलब लीनियर डिस्टेंस का मतलब यही होता है, लेकिन फिर भी यहां पे एक और ऐड कर देंगे, इन दी डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, इसको शॉर्ट में लिखता हूं, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन वन रोटेशन इज कॉल्ड द पिच, ठीक है। तो ये सेंटेंस आप थोड़ा सा ऐड कर दीजिएगा यहां पे बीच में, ठीक है। इसको बोला जाता है पिच। मान लो कि मैं यहां पे इसको x मान लेता हूं, तो बच्चों ये पिच जो भी है विच इज नथिंग बट इक्वल टू x, इन माई केस मैंने अज्यूम किया वो x है, ठीक है। तो यही हुआ ना, इसका मतलब ये हुआ ना कि इन वन रोटेशन, तो ये एक रोटेशन यहां पे खत्म होता है ना, यहां से स्टार्ट किए और यहां पे खत्म होता है, तो ये एक रोटेशन खत्म हो, तो यहां से लेके यहां के बीच की दूरी, आप यहां से यहां भी ले सकते, कोई भी पॉइंट यहां से यहां ले लो, कोई भी पॉइंट बीच में भी ले सकते हो, बीच में भी ले सकते हो, यहां से स्टार्ट करके वापस यहां, तो यहां से यहां के बीच में ये वाली दूरी जो भी है वो भी पिच ही कहलाती है, ठीक है। लेकिन वो देता कौन है, वो देता कौन है, पैरेलल वाली वेलोसिटी, अलोंग द फील्ड जो भी वेलोसिटी होती है वो आपको प्रोवाइड करती है ना, ठीक है। और वो वेलोसिटी कौन सी है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। और जब भी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अगर मैं कोई डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहूं, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो सकता है, v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, यही तो फॉर्मूला होता है। तो x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, v इंटू टी, x इज इक्वल टू मैं क्या लिखूं, v इंटू टी। तो कहीं ना कहीं यहां पे मैं x इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, v इंटू टी, लेकिन v कौन सा, परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी या पैरेलल वाली। लीनियर डिस्टेंस निकालना है तो मुझे पैरेलल वाली वेलोसिटी कंसीडर करनी पड़ेगी, इनटू टी। भाई एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी के बराबर, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, v पैरेलल इनटू टी, कैपिटल टी। क्लियर हुआ इतना। चलो v पैरेलल कितनी लिख सकते हैं, यहां पे देखो v पैरेलल हमारे पास क्या है, v0 cos थीटा है, सो इट इज v0 cos थीटा इनटू टी। टी का वैल्यू कितना निकला यहां से देखो, सो इट इज 2 पाई m डिवाइड बाय QB के बराबर, ठीक है। क्लियर हुआ। चलो तो इसको जोड़ देते हैं, तो हमारे पास पिच की वैल्यू कितनी आएगी, पिच की वैल्यू आ जाएगी, मैं इसको लिखूंगा 2 पाई m इंटू v0 cos थीटा बटे q टाइम्स b। सो दिस इज द पिच ऑफ दिस पर्टिकुलर हेलिकल पाथ, ठीक है। तो इतनी पिच हमें मिल सकती है। करना कुछ भी नहीं है, जो आपको लीनियर डिस्टेंस यहां पे लीनियर डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए आपको वेलोसिटी कौन सी कंसीडर करनी पड़ेगी, लीनियर वाली, मतलब कि पैरेलल वाली। और जब भी हमने देखा तो ये पैरेलल वाली वेलोसिटी ऐसी जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए x इज इक्वल टू v इंटू टी, ठीक है। एक्सेलरेशन तो है नहीं ना, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे ना। क्लियर हुआ इतना, यस और नो। तो ये हो गई पिच, समझ में आया, क्लियर है। तो इतने कंपोनेंट यहां से निकल सकते हैं, एक तो रेडियस निकाली, दूसरा टाइम पीरियड निकाला और तीसरा पिच निकाले, ठीक है। इतने 3 कंपोनेंट है दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस पॉइंट, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। आपको जितना मैंने यहाँ पे समझाया उतना आपको हो सकता है कहीं पर डाउट हो सकता है, तो प्लीज़ मुझे आप पूछ सकते हो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो डाउट, या फिर आप मुझे मैसेज करना चाहते हो मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।